अगर आपके चेहरे के ऊपर भी काले धब्बे बन चुके हैं जिनको हम छाइयाँ बोलते हैं, कुछ लोग स्याइयाँ बोलते हैं, पिगमेंटेशन और मलाजमा भी इन्हीं को ही बोलते हैं। तो आप कुछ क्रीम्स इस्तेमाल कर चुके होंगे और कुछ वीडियोस आप तलाश कर रहे होंगे जहाँ पे आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि स्याइयों को किस तरह से परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है। मैं 3 वीडियोस इसके ऊपर पहले बना चुका हूँ और आगे भी मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिनके अंदर मैं अलग अलग टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि मलाजमा और पिगमेंटेशन में क्या फ़र्क होता है और इनका इलाज क्या है। कुछ चीज़ें उसमें मैंने आपको बताई। फिर मैंने दूसरी एक वीडियो बनाई, फिर मैंने तीसरी एक वीडियो बनाई। फिर लोगों के कुछ सवाल आ जाते हैं, उन सवालों को भी हम कवर करते हैं और साथ में जो इन्फॉर्मेशन रह जाती है उसको भी हम साथ में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट ऑफिशियल। यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और जहाँ पे आज मैं दो चीज़ें आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर पिगमेंटेशन या मलाजमा आपके चेहरे के ऊपर है तो इस स्टेप को आपने कभी भी मिस नहीं करना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये स्टेप कौन सा है? यहाँ पे मेरे पास कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, वो टेस्ट आपने लाजमी करवाने हैं, अदरवाइज़ ये पिगमेंटेशन एक दफ़ा ख़त्म होने के बाद दोबारा से फिर वापस आ सकती है। वो कौन से टेस्ट हैं वो आपने पहले ज़हन में रखने हैं। उससे भी पहले एक और चीज़ है कि अगर आप फीमेल हैं तो क्या आप प्रेग्नेंट हैं? इस सवाल का जवाब भी आपको पता है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आप बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिनको हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी रोकने वाली जो गोलियां हैं, क्या वो आप ले रही हैं अगर लड़की हैं तो? या फिर हार्मोन की किसी तरह की प्रॉब्लम आपको पहले रह चुकी है? ये 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल ये है कि आपने क्या कभी आयरन डेफिशिएंसी का सामना किया है? ये आपकी हिस्ट्री अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये हिस्ट्री आपको नहीं पता तो इस पे पहले आपने गौर करना है। प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली आपको पता होगा प्रेगनेंसी आपकी चल रही है, क्योंकि पहले या दूसरे महीने में इस तरह की प्रॉब्लम होती नहीं है और चौथे पाँचवें महीने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको पता होगा प्रेगनेंसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की अगर पिगमेंटेशन या मुलाजमा प्रेगनेंसी में है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी के बाद वो चली जाएगी, ठीक है, ये चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो प्रेगनेंसी के बाद भी रहेगी तो फिर ये पिगमेंटेशन जो है ये भी बाद में रहेगी और आयरन की डेफिशिएंसी आपको पूरी करनी पड़ेगी। और वो कैसे, वो आगे चल के बात करते हैं। फिर बर्थ कंट्रोल जो पिल्स हैं, अगर वो आप ले रही हैं तो उनकी वजह से जो पिगमेंटेशन आएगी उसका प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर उनको आप खुद ये नहीं सोचना कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स मैंने ली हैं तो पिगमेंटेशन आ गई अब ये 1 महीने के बाद चली जाएगी। नहीं, वो नहीं जाएगी, वो खुद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर जाके वो ख़त्म होगी। फिर अगर हार्मोन की अगर प्रॉब्लम है, और हार्मोन की प्रॉब्लम में सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो है पीसीओएस या पीएमओएस कह लें आप उसको, उसका लेटेस्ट नाम है। या फिर इसके बाद थायराइड की प्रॉब्लम, ये लड़कियों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती हैं हार्मोन की, और लड़कों में भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है, लेकिन लड़कियों में ये 80% है, लड़कों में 20% है सिर्फ। अच्छा, तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने एक टेस्ट करवाना है जिसका नाम मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा। इसका नाम है TSH फ्री T4। ये थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है। इसकी आपने वैल्यूज़ लाजमी देखनी है, अदरवाइज़ आपको फिर पता नहीं चलेगा कि थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं। फिर पीसीओएस के हवाले से अगर बात करें तो अल्ट्रासाउंड बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। पीसीओएस के लिए स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है, कलर डॉपलर उसको बोलते हैं, वो आपने लाजमी करवाना है, अदरवाइज़ आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि पीसीओएस की प्रॉब्लम है या नहीं। और अल्ट्रासाउंड आपने किसी गायनी से नहीं करवाना, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से करवाना है। गायनी को इसका पता ही नहीं चलता जब तक ये पीक लेवल के ऊपर ना पहुंच जाए ये मसला। अब ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब ये तो कुछ हेल्थ कंडीशंस थी जिनको हमने डिस्कस किया। आगे हम अपनी थोड़ी सी डाइट को भी डिस्कस करते हैं। अगर आपकी डाइट के अंदर कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं जो आपके खून को लगातार ख़राब करती जा रही हैं, तो फिर आप पिगमेंटेशन की क्रीम इस्तेमाल करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने खून को अगर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर ख़राब करना शुरू कर दिया तो फिर कौन सी चीज़ है जो उसको साफ़ करेगी? आपका लिवर। और लिवर जब इतना ज़्यादा बोझ उठाएगा तो वो फिर क्या करेगा, आपकी पिगमेंटेशन चेहरे के ऊपर नज़र आना शुरू होगी और लिवर ये सिग्नल देता है कि मेरे ऊपर आपने एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया है खून को साफ़ करने के लिए, तो इससे ज़्यादा मैं साफ़ नहीं कर सकता। वो लिवर आपको जवाब दे देगा। अब उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा को अच्छा करें। अब यहाँ पे सवाल आप ये पूछेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो आपके खून को ख़राब करती है?
तो इसमें ज़्यादा जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो आपके खून को ख़राब करती हैं। मसालादार जो ग़िज़ाएँ हैं, जिस तरह से बिरयानी है, टिक्का, पकौड़ा, तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये आपके खून को ख़राब करती हैं। या फिर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, मीठा ज़्यादा फ्रूट भी आपके खून को ख़राब कर सकता है, जिस तरह से आम है या इसके अलावा और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा मीठा है। वैसे हमारे इलाके में ज़्यादातर आम की वजह से ही ख़राब होता है, बाकी फ्रूट्स जो हैं वो आपके खून को ख़राब नहीं करते। आम भी तब ख़राब करता है, मैंगो की बात कर रहा हूँ, जब ये बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम करना शुरू करते हैं। मिल्क शेक में भी आम वैसे भी खा रहे हैं, एक एक दिन में आप 1-1 किलो आम खा रहे हैं, तो तब जाके ये आपके खून को ख़राब करता है। अदरवाइज़ आम भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करता। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं जी नहीं नहीं, फ्रूट तो कोई खून को ख़राब नहीं करता और खून ख़राब होने जैसी चीज़ होती नहीं है। तो भाई एलोपैथिक से बाहर भी दुनिया है, एलोपैथिक के अलावा भी बहुत सारी रिसर्च पड़ी हुई है यूनानी हिकमत के अंदर, वहाँ जाके आपने थोड़ा सा चेक करना है, आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छा, इसके बाद ये है कि बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ भी मौजूद हैं जिनके खाने से आपका खून साफ़ भी होता है। सिर्फ़ ख़राब करने वाली ग़िज़ाएँ नहीं हैं, साफ़ करने वाली भी हैं। अब वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अनार खाना आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके स्टमक को भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आपके लिवर को है। अनार आपकी डाइट का हिस्सा होना ही चाहिए। अगर सफ़ेद अनार मिलता है, बादाना जिसको बेदाना बोलते हैं, अगर तो वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलता तो रेड अनार जो है, लाल अनार, वही इस्तेमाल कर लें। थोड़ा कर लें, आधा कर लें, लेकिन आपकी डाइट में अनार जो है वो लाजमी होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका खून जो है वो फिर आप साफ़ करने के लिए कोई और ग़िज़ा के ऊपर जाएंगे ना, अनार से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब अनार तो एक ग़िज़ा का हिस्सा है, लेकिन खून को साफ़ करने के लिए आपको मार्केट से अर्क भी मिलते हैं, शरबती भी मिलती है, शरबत भी बहुत सारी किस्मों के होते हैं। आप चाहें तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको उसकी प्रॉपर कंसल्टेशन दे देंगे कि आपने कौन सी शरबती इस्तेमाल करनी है, कितना अरसा करनी है। आपको हमसे भी मिल जाएगी, मार्केट से भी आपको मिल जाती हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप मार्केट से खुद ढूंढ लें, अदरवाइज़ आप हमसे व्हाट्सअप पर रब्ता भी कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको जो है वो कंसल्ट कर देंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं कुछ कुछ ऐसे अज्जा जिनको इस्तेमाल करने से आपकी पिगमेंटेशन जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये वो अज्जा हैं जिनको 1-2 दिन लगाने से पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। ये 3-3 महीने, 6-6 महीने का कोर्स है। अब ये अज्जा कौन से हैं, इंग्रेडिएंट कौन से हैं? इनमें सबसे पहले नंबर पे एज़ेलिक एसिड, दूसरे नंबर पे नाइसिनामाइड, फिर है ट्राइनेक्ज़ेमिक एसिड, फिर विटामिन सी और कोजिक एसिड और एल्फा-आर्बुटिन। ये अक्सर क्रीम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं किसी वीडियो का मैं ये नहीं करूँगा कि किसी प्रोडक्ट का कि आप यही खरीदें, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं जिनके अंदर ये अज्जा मौजूद हैं। अब ये मैंने जो आपको बताए हैं, इनमें से यहाँ पे 3-4 आपको मिलते हैं। नाइसिनामाइड भी मिलता है इस क्रीम के अंदर, विटामिन ई भी है, रेटिनॉल, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं और ग्लूटाथायोन भी है इसके अंदर। एज़ेलिक एसिड बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए, ट्रांज़ैमिक एसिड भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये चीज़ें आप मार्केट से ढूंढ के खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत यहाँ तक नहीं है। लेकिन अगर आपने हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल करना है या डॉक्टर ने आपको रेकमेंड की है, तो वहाँ पे फिर प्रॉपर डॉक्टर से पूछ के ही आप चलेंगे। फिर आप अपनी मर्ज़ी घर पे नहीं चलाएँगे कि मैंने हाइड्रोक्विनोन अपनी मर्ज़ी से लगानी है, घंटा लगाऊंगा, 2 घंटे, इस तरह से नहीं है। फिर आप डॉक्टर के मुताबिक ही चलेंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा ये क्रीम ले लें आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे चुका हूँ। ये कुछ ऐसी बातें थी जो ज़रूरी थी आपको पता होना। अगर पिगमेंटेशन से आप सफ़र कर रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर काले धब्बे हैं, तो इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर आपको रिज़ल्ट जो है वो 1 महीने के लिए मिलेंगे या 10 दिन के लिए मिलेंगे, फिर दोबारा आप वही प्रॉब्लम के अंदर फंसे होंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कुछ टेस्ट जो मैंने बताए ये करवा लें, आप अच्छी ग़िज़ा की तरफ आएँ, खून ख़राब करने वाली ग़िज़ाओं को छोड़ दें। और अगर आप लड़की हैं तो प्रेगनेंसी में या बर्थ कंट्रोल पिल्स में अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो अलग तरीके से डील होंगी, ठीक है? उनको फिर आप क्रीम से डील नहीं करेंगे। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन पिगमेंटेशन, मेलास्मा, फ्रैकल्स, कलर वाइटनिंग के बारे में मैं आपको देता रहूँगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो अच्छी लगे तो। कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें।